सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और रजो मौसी का नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार रजो मौसी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मैं सोच ही रही थी कि बोलूं, लेकिन जब तक तुमने कह दिया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी कि बहुत प्यारा सा ड्रेस तुमने पहन रखा है जो बहुत इस मौसम के हिसाब से इतना सूट कर रहा है ना। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो चुकी है तो मौसम भी हल्का हल्का बदल गया है। हाँ, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो हम इसी विषय पर बात भी करेंगे और हमारे श्रोता भी हमें बहुत सारी बातें लिखकर भेज चुके हैं। और आज हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस भी है ना। कहते हैं कि रक्तदान महादान है। नेत्रदान के लिए भी ऐसा कहते हैं। दान तो कोई भी हो महान ही होता है ना। तो आज हम विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में भी बातचीत करेंगे। और आज संक्रांति है। कौन सी संक्रांति है? ये राजस संक्रांति है। इसे राजा पर्व, राज पर्व, रज पर्व ऐसा कहा जाता है। ये उड़ीसा में खासकर मनाया जाता है। और भी बातें हैं जो हम आगे करेंगे। और आज क्योंकि सखी विशेष का दिन है और आज हम लेकर आए हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्होंने भरतनाट्यम किया था और भरतनाट्यम कर रही हैं, वो है अलारमेल वल्ली। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और व्यंजन तो है ही, है ना। हमारे श्रोता भी लिखकर भेजती रहती हैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन। तो आप चाहें तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। वैसे आज कुछ जो है अपनी मन्नो बहुरिया कुछ अलग सा भी बताने वाली है व्यंजन में, है ना। बुआ जी बस वही है, उड़ीसा चल रहे हैं। बुआ जी आज नहीं है, आज मौसी है। हो जाता है ना, रोज बुआ होती है यहाँ पे तो कभी कभी मौसी जी जो है वो आ जाती हैं, है ना। तो बस हम शुरुआत करने से पहले मन्नो बहुरिया एक गाना सुनवा दें आप, है ना। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
वाकई बहुत सुंदर गीता है ना। जी हाँ। और आप अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रही थी ना कि जो दान हो, किसी भी तरह का दान हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी तरह से मधुबन भी खुशबू देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज विश्व रक्तदाता दिवस है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेज दिए हैं हमें। एक संदेश मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, मनु भौरिया, इसमें लिखा है कि पहले तो यही है कि सखी सहेली मन से जुड़ने वाले सभी मित्रों के साथ, अच्छा बहन राजश्री जी और पूनम जी को, मतलब हमें रज्जो मौसी और मन्नू बहुरिया नहीं लिखा को विश्व रक्तदाता दिवस की शुभकामनाएं, स्वागत और नमस्कार। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। अगर हमारे रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है तो इससे बड़ा शुभ कार्य कौन सा हो सकता है। इस शुभ कार्य के लिए सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, रक्तदान से जिनकी जान बच जाएगी उस व्यक्ति का दिल से आशीर्वाद भी मिलेगा। अनोखा बंधन हो जाएगा और बोल उठेगा, तेरे मेरे बीच में एक ऐसा बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। एक बूंद खींच के लहू के किसी की दूजा की जिंदगी बच जाए, वो रक्त बंधन से ऐसा जुड़ा जाए ऐसे जैसे कोई लेन देन हो पूर्व जन्म की, ये मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। क्या बात है। बहुत ही सुंदर सा संदेश। बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी को भी पता है कि विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। और साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को सुरक्षित जीवन रक्षक, यानी कहना चाहिए कि रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल मनु भौरिया, एक और संदेश है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल जो भी आपने बताया कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2024 का थीम है। हर वर्ष एक थीम जरूर रखा जाता है। इस वर्ष का थीम है दान के जश्न के 20 साल, रक्तदाताओं का धन्यवाद। रक्तदान करना मुसीबत में व्यक्ति की सिर्फ मदद करना ही नहीं बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भरा दायित्व निभाना भी है। इसका महत्व हमें तब समझ आता है जब हमारे कोई निकटतम व्यक्ति को आपात स्थिति में रक्त की कमी महसूस होती है। आकस्मिक रूप से हुई दुर्घटना में घायल और गंभीर रूप से पीड़ितों का जीवन बचाने के लिए दान किया गया रक्त ही काम आता है और अतः हमें रक्तदान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्या बात है। वहीं एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस जो है उसका 20वां वर्ष है, जिसे पहली बार 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे साझेदारों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड डोनर द्वारा आयोजित किया गया था। तो इन्होंने ये जानकारी दी है। और वाकई मौसी जी, रक्तदान को महादान कहा गया है, लेकिन रक्तदान को लेकर ना लोगों में कई तरह की भ्रांतियां बोलना चाहिए फैली हुई हैं और जिसके चलते लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। लोगों को लगता है कमजोरी हो जाएगी या कुछ ऐसा। तो भाई रक्तदान करने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर नहीं होती है ना। और ये कहें कि कमजोरी आ जाती है, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और इसी तरह जैसे टैटू बनवाने के बाद या जिनसे व्यक्तियों ने पियर्सिंग, जो लोग पियर्सिंग करवाते हैं कम से कम 3 महीने के बाद ही रक्तदान करते हैं, जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, है ना। जी हाँ। और रक्तदान करने से ना केवल सामने वाले को बल्कि जो रक्तदाता है उसे भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। WHO के अनुसार एक डोनर होता है उसका वजन लगभग 50 kg जो है वो होना चाहिए। हाँ। मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका वेट जो है मिनिमम जो है वो 50 kg, मतलब वो व्यक्ति कमजोर ना हो। हाँ। इस बात का, और वो वहाँ पे चेक भी करते हैं जब आप शिविर वगैरह में जाते हैं। हाँ। तो वो देखते हैं कि आपका वजन कितना है, आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। बिल्कुल। और इसी तरह जो है ब्लड डोनेट करने के लिए एक आयु जो है वो फिक्स कर दी गई है, वो है 18 साल से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। उसे किसी भी तरह की सर्दी या जुकाम या बुखार जैसा वायरल फीवर जैसा है वो नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन है वो 12.5 ग्राम DL होना चाहिए।
और इसी तरह हालांकि पुरुषों और महिलाओं के जो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें, तो वो जो है मिनिमम जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। HIV पॉजिटिव जो हैं वो नहीं कर सकते हैं रक्तदान, है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि कैंसर का खतरा कम करना, रक्तदान से लिवर, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो सकता है। उच्च आयरन स्तर शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे कोशिकाओं और DNA को नुकसान पहुंच सकता है। ये कैंसर के विकास में योगदान देता है। रक्तदान करने से शरीर में जमा आयरन की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है। ये ऑक्सीडेटिव तनाव के स्तर को कम करता है। आयरन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने से कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। और वैसे ही एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि भाई रक्तदान महादान किसी व्यक्ति के प्राण को बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे देश में रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक का कार्य करती है। जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों में खून देने के बाद आपके परिवार में कभी इमरजेंसी हो, अगर खून की जरूरत पड़े तो ब्लड बैंक से आपको खून मुफ्त मिल जाता है, क्योंकि वो एक कार्ड आपको बनाकर देते हैं उस वक्त, और वो हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए। और आए दिन सड़कों पर दुर्घटना होने की वजह से भी खून की कमी होने से कितने लोगों की जान चली जाती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है साल में 2-1 बार ब्लड डोनेशन किया जाए। इससे बड़ी समाज और देश की सेवा और कोई नहीं। क्या बात है। वही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खून की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। खून के बिना बॉडी मांस और हड्डियों से बना सिर्फ एक कंकाल रह जाता है। देश और दुनिया में हजारों लोग खून की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जरूरतमंद को समय पर अगर खून मिल जाए तो किसी की जान को बचाया जा सकता है। हर दिन हजारों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनका सारा खून बह जाता है। ऐसे मरीजों को अगर समय पर इलाज नहीं मिले और बॉडी में खून की कमी पूरी नहीं हो तो उनकी जान भी जा सकती है। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ब्लड डोनेशन एक दर्द रहित क्रिया है जो किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकती है। विश्व भर में इस दिन को मनाने का मकसद सभी को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। एक ब्रेक ले लें मनु भौरिया? हाँ बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। तो भाई हाजिर हैं हम फिर। बिल्कुल, रक्तदान की बातचीत करते हुए स्वागत है। बिल्कुल। हाँ मनु भौरिया, ऐसा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो रक्तदान नहीं दे सकती, वो रक्तदान नहीं कर सकती। हाँ, है ना? बिल्कुल। और आपको सेहतपूर्ण होना भी बहुत जरूरी है। खाली पेट आप ना जाएं, पानी पिएं और क्या कहते हैं रक्तदान के बाद सेहतपूर्ण भोजन बहुत जरूरी है। वहां पे तो वो आपको जूस वगैरह देते हैं, केला फल कुछ देते हैं खाने के लिए। पर्याप्त मात्रा में द्रव यानी पानी जरूर पिएं। रक्तदान करने के बाद लगभग 3 महीने तक दोबारा रक्तदान करने का सुझाव दिया जाता है। एक बार में 1 यूनिट यानी 300 से 350 मिलीलीटर रक्त ही दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और जैसे कि रज्जो मौसी बोल ही चुकी हैं और सभी जानते भी हैं कि भाई रक्त दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता। तो आज का दिन भी बहुत विशेष है और इस दिन ठान लीजिए कि 3 महीने में या 6 महीने में एक बार आप रक्तदान जरूर करें। इसके लिए आप खुद पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ रहें और तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। तो दूसरों का भला करने के पहले अपना भला करें, है ना? और एक गीत सुने। इतना हंसी है
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है, आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है, फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। तो आज राजा संक्रांति भी है, जिसको कहते हैं कि उड़ीसा का राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। राजा संक्रांति या इसे रज पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मनोभौरिया, बिल्कुल। और ये जो त्योहार है ना मौसी, ये पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। और ये त्योहार खासकर कहना चाहिए कि लड़कियों के लिए स्पेशल त्योहार है ये, क्योंकि इस दौरान जो लड़कियां होती हैं वो पोड़ पीढ़ा एक व्यंजन का नाम है, उड़ीसा की ही है ये डिश। और चाकुली पीढ़ा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं और झूला झूलते हैं। तो इस तरह से लड़कियों के लिए स्पेशल त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। और सबसे स्पेशल बात है कि ये 3 दिन तक, मतलब ये 14 जून से 16 शुरू होता है, 16 जून तक चलता है। इन 3 दिनों तक जो लड़कियां होती है वो किचन में नहीं जाती। क्या बात है, मतलब लड़कियां, जी हाँ, ये पर्व तो सालों भर होना चाहिए। लड़कियां बिल्कुल किचन में नहीं जाती। वो 3 दिन तक जो घर के जो पुरुष होते हैं वो खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं। इन 3 दिनों में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ खाना खाती हैं, बाहर घूमने जाती हैं,
हैं, एंजॉय करती हैं। तो इस तरह का ये त्योहार है। इतना बढ़िया। देखो हमारी एक श्रोता भी ऐसा ही लिख के भेजती हैं, जो आपने कहा कि 14 जून से 16 जून तक मनाया जाने वाला रज पर्व एक भारतीय सांस्कृतिक अवकाश है, जिसमें नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। पहले दिन को पहीली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है और तीसरे दिन को भुदाहा या बासी राजा कहा जाता है। उत्सव के अंतिम दिन को मनाने के लिए महिलाएं हल्दी के लेप और फूलों और सिंदूर से भूमि को स्नान कराती हैं, जो एक प्राचीन भारतीय देवी हैं। इस समारोह के दौरान एक चक्की का पत्थर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्सव मनाने वाली महिलाएं मां भूमि को सभी प्रकार के मौसमी फलों का भोग भी लगाती हैं। रज संक्रांति के पहले दिन से पहले के दिन को सजा बाजा या तैयारी का दिन कहा जाता है, जिसके दौरान घर, रसोई और चक्की के पत्थरों सहित पूरे वातावरण को साफ किया जाता है और 3 दिनों तक मसालों को पीसा जाता है। उत्सव के दौरान महिलाएं काम से छुट्टी लेती हैं और नई साड़ी और गहने पहनती हैं। क्या बात है। और एक बात और भी है मौसी की, ये तो होता ही है, साथ में वो लोग पान, मतलब मीठा और ये सब खाने के बाद वो पान का भी सेवन करती हैं, यानी पूरी तरह से मौज मस्ती रहती है लड़कियों की। क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त पर्व है ना। बिल्कुल। और मुझे लगता है सिर्फ उड़ीसा राज्य में क्यों, ये सभी राज्यों में ऐसे ही मनाया जाना चाहिए। है ना? तो बात हुई इच्छा की, बिल्कुल सही है। और एक पहले गीत सुन ले, फिर आगे सुन लेते। बिल्कुल। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो भाई चंचल हवा तो चली रही है और ऐसे में और ये हवा ने कितना जीवन दान भी दिया है। इतनी गर्मी में आज हम जब यहाँ बाहर निकलते हैं ना अपने स्टेशन पे यहाँ पे भारती में, तो बाहर खुले में, क्योंकि बहुत खुली हुई जगह है ये, तो कितना अच्छा लग रहा था ना। वाकई बहुत ही मजा आ रहा था, कहना चाहिए आनंद आ रहा था। और हम राज्य संक्रांति में कुछ चीजें जो हैं बच गई थी, हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि ये जो अभी बारिश का ही समय है और ऐसे में जो गांव की अगर हम बात करें तो वहाँ किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में हल नहीं चलाते ये जो समय होता है। और उसके पीछे कोई कहानी है, कोई वजह होती होगी ना। बिल्कुल कहानी भी है और मान्यताएं भी हैं इसमें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये उनका मान्यता ही होगी जो इस तरह की चीजें जो वो करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, कहना चाहिए कि बातें हैं इसमें। इनका ये कहना है कि ये 3 दिन तक जो रहता है ये भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो भूमा देवी की आराधना की जाती है। और इसी कारण ये जो 3 दिन तक है ये किसान जो होते हैं ये हल नहीं चलाते। पूजा जो हो रही होती है 3 दिन तक ना, इसलिए शायद वो हल चलाना उसको वर्जित रखते होंगे। बिल्कुल। और भी बातें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं और श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिख के भेजी हैं हम तक। और जैसा आप बोल भी रहे थे ना मौसी जी कि भाई ये जो खाना बनाना और ये जो चीजें हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि जो महिलाएं होती थी वो दिन भर काम में लगी हुई रहती थी, जुटी हुई रहती थी। तो ये जो त्योहार होते हैं ये उनको राहत बिल्कुल राहत के लिए, आराम राहत कि आप कुछ दिन, थोड़े दिन, 2-3 दिन ही सही, लेकिन वो बिल्कुल उन चीजों से बाहर और सजती हैं, संवरती हैं, श्रृंगार करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं। कुछ समय तो वो अपने लिए निकाल लें घर और गृहस्थी से। शायद इसका कारण ये भी रहा होगा। बिल्कुल। देखो ना मनु बहुरिया, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार है, पर्व हैं, उन सब के पीछे मुझे लगता है ना कोई उद्देश्य रहा होगा उस वक्त, है ना। और जब हम चाहे दिवाली जैसे होती है ना, हम घरों की सफाई करते हैं, सब चीजें बदलते हैं, इसका मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई तो होती है, लेकिन कुछ यहाँ रख दिया, कुछ वो दराज भरे पड़े हैं, अलमीरा भरा पड़ा है। बिल्कुल। और उतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, हालांकि आप फिर काम पे ले आए। और मैं तो आराम की बात कर रही थी कि इस तरह से कुछ जो त्योहार हैं वो औरतों के लिए खासकर इसलिए भी मनाए जाते हैं ताकि वो घर थोड़ा आराम कर सके और इन चीजों से बाहर निकल सके। और भाई हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और बिल्कुल हमारे ब्रेक का समय हो गया है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर स्वागत है। हम अपने तमाम श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अब समय है सखी विशेष का, जिसमें आज हम अलारमेल वल्ली, जो कि एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, उनके बारे में। अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भरतनाट्यम नृत्य की पंडानल्लूर शैली के लिए जाना जाता है। 14 सितंबर साल 1956 में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में उनका जन्म हुआ और मात्र 9 साल की उम्र में ही चेन्नई के भारतीय ललित कला संस्थान में स्टेज पर उन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और नाट्य कला भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी हो गई इतनी कम उम्र में। क्या बात है। और जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने पेरिस के सारा बर्नहार्ट
थिएटर डे ला विले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्हें मिली और तब से अब तक उनका जो सफ़र है वो ऐसे ही चल रहा है और उन्होंने भारत और विदेशों में कई तरह के ऐतिहासिक थिएटरों में, समारोहों में प्रदर्शन किए हैं। साल 2015 के साल्टबर्ग फेस्टिवल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी आप। इसके अलावा उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां भी रही हैं। वो वियना इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल या म्यूनिख ओपेरा फेस्टिवल हो या एडिनबर्ग फेस्टिवल, लंदन में क्वीन एलिजाबेथ हॉल, रॉयल एल्बर्ट हॉल, बर्लिन में मिलेनियम फेस्टिवल और फ्रैंकफर्ट ऑल्ट ऑपर से में भी उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन किए। मतलब देश विदेश में उनके कार्यक्रम, उनके नृत्य के जो कार्यक्रम हैं वो होते रहते हैं। बिल्कुल होते रहते हैं और उनकी जो प्रसिद्धि है ऐसी रही कि कई जो फिल्म निर्माताओं ने उन पर फिल्में भी बनाई हैं। निर्माता माइकल मैकिंटायर द्वारा BBC वन पर ओमनी बस श्रृंखला के लिए उन पर एक फिल्म बनाई थी। इसी तरह प्रवाही शीर्षक से भारत के फिल्म प्रभाग ने भी एक फिल्म का निर्माण किया था जिसका निर्देशन अरुण खोपकर ने किया था। और साल 2011 में निर्देशक संकल्प मेश्राम द्वारा जो अलार मेल वल्ली हैं, जो नृत्यांगना हैं, उनके बारे में एक वृत्त चित्र लस्य काव्या के सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। बिल्कुल, आज वो अपनी विधाओं को दूसरों तक पहुंचा रही हैं। दीपशिखा शास्त्रीय डांस फाउंडेशन की स्थापना करके और भी बहुत कुछ वो इस क्षेत्र में और लोगों के लिए, जिससे नए बच्चे आ सकें, हाँ। है ना, उनके लिए बहुत कुछ तभी तो ये जो हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। और शास्त्रीय तमिल साहित्य और 2000 साल पुरानी संगम जो है वो उन्होंने कविताओं के संकलन में उसमें उन्होंने शोध किया है और नृत्य कलाओं का एक संग्रह उन्होंने तैयार किया है और भरतनाट्यम को अपनी विशिष्ट शैली से वो प्रस्तुत करती हैं और अपनी कला के में जो उनका समर्पण है उन्हीं का कहना चाहिए कि नतीजा है कि उन्हें 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो दूसरी सबसे कम उम्र की नृत्यांगना रहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ पर चाहते हैं मौसी जी बताना है, थोड़ा सा बता देते हैं। और साल 2001 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2004 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, फ्रांस सरकार ने साल 2004 को शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया है। क्या बात तो है। इस तरह से उनकी जो जीवन जो कहना चाहिए यात्रा है जो वो लोगों को भी हैं, बिल्कुल वो लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। और इसके लिए जैसे कि आपने बताया है कि दीपशिखा डांस फाउंडेशन की वो स्थापना कर चुकी हैं और यहाँ बहुत से जो उनके विद्यार्थी हैं उनको भरतनाट्यम सिखा रही हैं। तो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। बिल्कुल। और ये गीत सुन ले। बिल्कुल। यादों से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे।
तो क्या भाई बात है, कितना सुंदर गीत था ना। और एकदम इसमें जो नृत्य था जो वहीदा रहमान जी ने किया था वो आज भी हम कितना याद करते हैं। बिल्कुल, और इस गीत को हम सुनकर ही थिरकने लगते हैं। बहुत ही प्यारा गीत था। और हमारी श्रोता लिखती है अलार मेल वल्ली के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हमने उम्मीद है बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है, और कुछ जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई है उसे भी हमने शामिल किया है ना मन्नू भौरिया। और अब जो वक्त है वो बदलते हुए मौसम में आप कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इसके बारे में थोड़ी बातचीत हो जाए। आप सबने मौसम बदल रहा है, घटाएं छा रही है, बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ जगहों पे अभी भी बारिश होना बाकी है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान तो हम पहले से रखें तो ज्यादा अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आज हमने ये विषय रखा है कि भाई बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें जिससे आप बीमारियों से बचें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए क्योंकि बदलते मौसम में सेहत और स्किन दोनों के लिए ये हानिकारक होता है। बारिश के मौसम में बुखार, मलेरिया, डेंगू, फ्लू, डायरिया, एलर्जी, कई तरह की समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भोजन करना बहुत जरूरी है ना। जो लोग मतलब पौष्टिक भोजन की ओर ध्यान नहीं देते तो फिर वो परेशानी बढ़ने लगती है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है और फिर आप जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसलिए अदरक, लहसुन जैसे एंटी बैक्टीरियल तत्व हैं वो उस तरह का भोजन वो अपने भोजन में आप जरूर शामिल करें, और जो सांस, त्वचा और सर्दी जुकाम की समस्या से आपको दूर रखता है। और मन्नू भौरिया और भी है, बिल्कुल बेचैन है। बिल्कुल बताओ बुआ जी, मौसी जी हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि खान पान का ध्यान तो रखना ही है ऐसे मौसम में, और रहन सहन के मामले में भी खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दी होने पर गर्म पेय पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। गर्मी होने पर या मतलब जब मौसम बदल रहा है अन्य पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे मौसम में वायरल बुखार के मामले जो हैं सबसे अधिक बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं जैसे डायरिया है या डेंगू है, तो इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। और बड़ों के साथ बच्चे भी वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कभी सर्द तो कभी गर्म मौसम होने के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। सबसे पहले बच्चे इसका शिकार होते हैं। तो ऐसे बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा होता है। ऐसे में सूती वस्त्र ही पहनना चाहिए, ये लिख रहे हैं। और खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। पौष्टिक आहार लें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार लें, ठंडे पदार्थों का सेवन जो है वो ना करें, मच्छरों से बच कर रहे हैं। हाँ। और अगर सिर दर्द या बुखार महसूस हो रहा हो और तो अपनी मर्जी से दवा ना लें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जो लक्षण है वो डेंगू वगैरह के हो सकते हैं। और सुबह की सैर के साथ साथ योग भी अच्छा व्यायाम है। बदलते मौसम में नियमित योग करें। वैसे योग करना तो अच्छा ही है, हर समय ही अच्छा होता है। बिल्कुल। और खांसी और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसे पीड़ित मरीज को जो है वो रोजाना इन्होंने आधी बात मतलब ये शायद टाइप नहीं हुआ होगा। खैर ये इन्होंने ये लिखा है कि खांसी और फेफड़े संबंधित जो है, क्योंकि सर्दी होती है तो वो फेफड़े पर इन्फेक्ट करता है, असर पड़ता है। देखो ना, हाँ हाँ, बस इतना ही लिखा है उन्होंने। और एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि भाई नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ जैसी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। खुद को रखें हाइड्रेटेड। बदलते मौसम में हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखें, इसलिए अपने साथ हमेशा पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आपकी बात मैं मानती हूँ, मैंने स्टूडियो में भी पानी की बोतल साथ रखी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कहीं जाते समय रास्ते में पानी की जरूरत पड़े तो आपको परेशान न होना पड़े। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। अभी गर्मियों की रुत चल रही है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। रुत बदलाव के समय हमारा शरीर पर उमस भरी गर्मी के साथ ठंडे वातावरण का दोहरा असर होता है। दोनों रुत के बीच शरीर को संतुलन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द और पेट दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसे बचने के लिए सतर्कता जो है बरतनी जरूरी है। और भाई
कहना चाहिए कभी कभी अपने मुंह में भी थोड़ा सा कंट्रोल हम कर सकते हैं। बाहर जो पानी पूरी और ये जो गुपचुप का ठेला जो दिखता है, तो बाहर की चीज़ों को खाने से भी बचें, क्योंकि वहाँ पर अगर सफाई का बहुत ध्यान नहीं रखा गया है तो फिर आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो ऐसे समय में, खासकर बरसात के मौसम में, बाहर अगर खाना आप कम खाएंगे तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल, थोड़ा तो कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो एक गीत की ओर आगे बढ़े, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, एक सुंदर सा गाना हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। तो भाई नैनो में तो बदरा छा ही रहा है और बाहर भी छा रहे हैं। और ये जो बारिश होती है ना, बदरा जब छाते हैं और जब बारिश हो जाती है तो उसमें कहीं कहीं पे पानी भी बहुत स्वच्छ नहीं मिलता है। और ये जो पानी स्वच्छ नहीं होता है उसको पीने से क्या होता है? वैसे तो हमारे श्रोताओं को भी पता ही है। हाँ बिल्कुल कि जो दूषित पानी है उसका जो सेवन करने से जो है वो डायरिया हो जाता है। खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो उन्हें इस मौसम में बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है, या कहना चाहिए कि हमारी तुलना में तो कम होती ही है। तो उन्हें बहुत जल्दी जो होता है
वो रोग हो सकता है। तो इसलिए खासकर विशेष ध्यान रखें। आप अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो घर पर ही पानी जैसे अगर आप रख रहे हैं उसमें फिटकरी चला दें या पानी को उबाल कर पिए। बिल्कुल, उबाल कर ठंडा करके पिए। और इसमें ना तो ज्यादा मेहनत लगती है ना परेशानी है, लेकिन आपको करना जरूर चाहिए। मन्नू बहुरिया, एक हमारे पास संदेश भी है, छोटा सा संदेश है कि मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन में पारा सामान्य है तो रात और सुबह के समय सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। और वही क्या जरूरत है हम यहाँ पे अपने श्रोताओं को बता रहे हैं। बिल्कुल, है ना? और जब बारिश कहीं जैसे कभी कभी बारिश हो रही है कहीं, जैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा कि सुबह धूप रहती है फिर बारिश हो जाती है, तो बारिश में इस समय अगर आप भीग रहे हैं तो बालों को खासकर अच्छे से पोंछ कर सुखा लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको सर्दी हो सकता है। नहीं, बारिश में अगर आप भीग रहे हैं ना मन्नू बहुरिया, मुझे लगता है कि उसके बाद आपको घर आकर और साफ से नहाने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के पानी में बारिश का पानी बहुत साफ नहीं होता है ना, उसमें थोड़ी सी मट्टी तरह की चीज होती है। तो फिर वही जो आपने कहा कि नहा के बाल पोंछ लीजिए। गीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, गीले जो पैर ना रहे, खासकर बच्चे जो हैं वो पानी से बड़ा लगाव रहता है उनको, तो वो पानी में ना जाएं, ज्यादातर उन्हें सूखा ही रखें। तो इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस समय इन्फेक्शन और संक्रमण जो हो सकता है। तो उसमें जो मोटी मोटी जो कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की है, बाहर का खाना जो है वो कम खाएं और अपने आपको मच्छरों से बचा कर रहें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। और बहुत सी चीजें ऐसी मार्केट में मिलती हैं जो आप घर में जला कर रखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे। नहीं कुछ है तो मशहरी लगा लें। और ये जो पानी की बात हमने आपसे की कि पानी जरूर साफ पिए, नहीं और कोई साधन है तो उबाल कर ठंडा तो कर ही सकते हैं आप। और अपने त्वचा का भी ख्याल रखें और इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए भाई बहुत जरूरी है कि आपका जो भोजन हो वो पौष्टिक हो और उसमें हरी सब्जी पत्तियां तो जरूर आपके खाने में या अंकुरित जो भोजन है वो शामिल जरूर होना चाहिए। वो है। और जैसे कपड़े की बात अगर की जाए तो सूती कपड़े आप पहन सकते हैं, सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल। और फंगस वगैरह जैसे बैक्टीरिया बाहर के, अगर बहुत बासी खाना रह गया, कई बार हमारी आदत होती है कि फ्रिज पे रख दिया, तो बासी खाना तो बिल्कुल ना खाएं। इस समय में हमेशा ही अच्छा और गरम खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। और खासतौर पर बाहर के स्ट्रीट फूड खाने से बचें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बार बार यही चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। और अभी जैसे कूलर लगा था क्योंकि अभी गर्मी थी, तो कूलर की साफ सफाई करके उसे पैक करके रखना है तो रख दीजिए। देखिए कि उसमें पानी तो इकट्ठा नहीं हो गया। जो गमले हैं उन गमलों का भी ध्यान रखें कि उनमें पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है। पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर आएंगे और मच्छर होंगे तो फिर दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखें। फल और सब्जियां अगर आप लेकर आते हैं तो उन्हें अच्छी तरह धो लें और बहुत देर तक काट कर ना छोड़ें। हाँ, काटें और तुरंत खाएं। कोई भी सब्जी या फल या सलाद जो हम खाते हैं वो काट कर तुरंत ही खाना होता है, बहुत ज्यादा देर तक उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तरह की चीजें हैं। और रही बात खाने की, तो मौसी जी खाने की बात चल रही है तो आज तो व्यंजन देखो ना। लेकिन मन्नू बहुरिया, बीच में मैं जब ये खाने की बात हो रही थी, पौष्टिकता की बात हो रही थी, तो मुझे ये सामने मेरे एक मैसेज आ गया कि मैंने अभी तक 12 बार रक्तदान किया है। मैं एक संस्था को रक्तदान करता हूँ। रक्तदान करने के बाद बहुत अच्छा लगता है और शरीर हल्का हल्का सा लगता है। और वैसे ही एक ने लिखा है कि कॉलेज टाइम ब्लड डोनेट किया था बट हार्पिस होने के कारण अब नहीं कर पाता हूँ। मतलब कि स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता होगा और तभी उन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया। तो आप सबसे भी यही है गुजारिश कि भाई पौष्टिक खाएं, स्वस्थ रहें, इम्यून सिस्टम को बचाएं। पौष्टिक खाएं। और बिल्कुल, और खाने पे हम आ ही रहे हैं और तो ये है बताने जा रही हैं आप, उसमें वो भी पौष्टिक होगा ना? ये भी पौष्टिक है क्योंकि इसमें 1 कप चावल की जरूरत पड़ती है, 1 कप उड़द दाल। इसे 5-6 घंटे भिगो कर रखना है, अलग अलग बर्तनों में रखना है और अलग अलग ही पीसना है। जैसे चावल को दरदरा पीसना है और जो उड़द दाल है इसको महीन पीसना है। अब जब दोनों जो घोल है उसको मिक्स करके आप छोड़ देना है और खमीर उठने दें उसको। कम से कम 4-5 घंटे आप रखेंगे तो खमीर उठ जाएगा। मतलब इडली के घोल जैसा रहेगा ये। बिल्कुल। अब इसे बेक करना है, यानी कि कढ़ाई में नमक डाल दीजिए, उसके ऊपर एक बर्तन रख दीजिए और जिस बर्तन पे आप उसे रख रहे हैं उसमें उस घोल में आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा नमक
अदरक जो है वो कद्दूकस किया हुआ डाल दीजिए। गुड़ पाउडर डालना है आपको आधा कटोरी, यानी गुड़ जो है ना मौसी जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि ये जो उड़ीसा का जो हम बात कर रहे हैं ना त्योहार की, राज्य संक्रांति, उस पे ये डिश जो है ये बनाया जाता है। ये व्यंजन अच्छा खास है ये, तो गुड़ का बड़ा महत्व है। और इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स करके अब इस घोल में 1 चम्मच घी डाल दीजिए, नारियल के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, कद्दूकस करके डाल दीजिए। अब बेकिंग पैन लेकर उसमें घी लगा दीजिए और उसमें इस घोल को डाल दीजिए और कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसे बेक कर दीजिए। इस तरह से आपका ये जो पोड़ा पीठा है वो तैयार हो जाएगा। मतलब एक तरह का केक ही है, इसको बेक कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। बहुत तो अब मुझे लगता है मौसी जी कि इसको आसान भी है और इसे अगर ओवन है तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं ना इसको। ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज के अगर नहीं है तो आजकल मार्केट में एक बर्तन आता है जो नीचे गर्म पानी है और ऊपर जाली जैसा बना रहता है, उसके अंदर आप वो बर्तन डाल दीजिए जिसमें आपने बेकिंग जो आपका बर्तन है और उसको ढक दीजिए, तो उसमें भी वो हो सकता है बिना पानी के जगह ऐसे करके। या मैं तो पता है तुम्हें कुकर में केक बनाती थी। क्या बात है, बड़े वाला जो कुकर आता तो मतलब इस तरह से आप इस व्यंजन को बना सकते हैं और बना के बताइए भाई कैसा बना, और हम ये गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू। धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी यारी दीवानी छुपते छुपाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। तो भाई बस अब हमारे जो कार्यक्रम का समय है वो समाप्त हो रहा है, तो मैं रजो मौसी और मैं मन्नू बहुरिया अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।
सहेली।